दोस्तों सोचो, सुबह उठते ही एक ब्रेकिंग न्यूज आए, रशिया ने ईस्टर्न यूरोप के अंदर तक घुसना शुरू कर दिया है। टैंक्स, जेट्स, मिसाइल्स, हर तरफ ब्लास्ट। लोग शॉक में हैं क्योंकि सबको लग रहा था कि यूक्रेन वॉर ही एंड गेम है, लेकिन अगर यूक्रेन सिर्फ बिगिनिंग हो, यही सबसे बड़ा सवाल है। और आज हम इसी चीज को डिटेल में समझेंगे, रशिया की असली स्ट्रेटेजी क्या है और यूक्रेन के बाद पुतिन का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। 2022 में जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी, दुनिया को लगा था कि ये एक शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन 2026 तक आते आते ये एक लॉन्ग वॉर बन चुका है जिसका कोई क्लियर एंड नजर नहीं आ रहा। रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती है कि पुतिन इस वॉर को जल्दी खत्म करने के मूड में नहीं है, बल्कि वो इसे स्ट्रेच करना चाहते हैं ताकि यूक्रेन को सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री लेवल पर कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर दिया जाए। रशिया के लिए यूक्रेन सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये एक बफर जोन है रशिया और नेटो के बीच। पुतिन का सिंपल लॉजिक है, अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन गया तो नेटो की मिलिट्री डायरेक्टली रशिया के डोर स्टेप पर आ जाएगी और ये रशिया के लिए अनएक्सेप्टेबल है। इसलिए यूक्रेन वॉर का असली गोल सिर्फ टेरिटरी कैप्चर करना नहीं है, बल्कि नाटो को पुश बैक करना है। और यहीं से शुरू होता है रशिया का लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान। अब सवाल ये है, यूक्रेन के बाद नेक्स्ट टारगेट कौन है? सबसे पहला नाम जो एक्सपर्ट्स के रडार पर आता है वो है मोल्डोवा, एक छोटा सा कंट्री लेकिन लोकेशन एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक। मोल्डोवा का बॉर्डर रोमानिया के साथ लगता है और रोमानिया नाटो का मेंबर है। मतलब अगर रशिया मोल्डोवा पर कंट्रोल ले लेता है तो वो डायरेक्ट नाटो के बॉर्डर तक पहुंच जाएगा। और यहाँ एक और डेंजरस फैक्टर है, ट्रांसनिस्ट्रिया। ये मोल्डोवा का एक ब्रेक अवे रीजन है जहाँ 1990 से रशियन ट्रूप्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। मतलब रशिया को जीरो से इन्वेजन स्टार्ट करना नहीं पड़ेगा, ग्राउंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। अगर रशिया यहाँ एक्टिव हो गया तो यूक्रेन का वेस्टर्न सप्लाई रूट कट हो सकता है और यूक्रेन इफेक्टिवली आइसोलेट हो जाएगा। अब चलते हैं नॉर्दर्न यूरोप की तरफ। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 बाल्टिक कंट्रीज है। छोटी इकोनॉमीज, छोटी आर्मीज, लेकिन एक बड़ा फैक्टर नेटो मेंबरशिप। 2004 में ये कंट्रीज नेटो ज्वाइन कर चुकी है, सिर्फ एक रीजन से, रशिया से बचने के लिए। लेकिन आयनी देखो, इनका रशिया के साथ डायरेक्ट बॉर्डर है और इनकी ज्योग्राफी ही इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन भी काफी है। एस्टोनिया और लातविया में तो अराउंड 20-25% लोग रशियन बोलते हैं। पुतिन का पास्ट पैटर्न देखो, यूक्रेन में भी उन्होंने रशियन स्पीकर्स की प्रोटेक्शन का नैरेटिव यूज किया था। यही सेम जस्टिफिकेशन बाल्टिक रीजन में भी यूज हो सकता है। अगर रशिया ने यहाँ अटैक किया तो ये सिर्फ एक कंट्री पर अटैक नहीं होगा, ये होगा नाटो का बिगेस्ट टेस्ट, क्योंकि नाटो का आर्टिकल 5 क्लियरली बोलता है एक मेंबर पर अटैक मतलब सब पर अटैक। लेकिन रियलिटी में क्या सब कंट्रीज यूनाइटेड रिस्पांस देंगे? यहाँ डाउट शुरू होता है, क्योंकि नाटो ऑलरेडी इंटरनली डिवाइडेड है। यूएस पॉलिटिक्स, यूरोप की डिपेंडेंसी इश्यूज, लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, सब कुछ इम्पैक्ट कर रहा है। अगर नाटो स्लो रिएक्ट करता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी कोलैप्स हो सकती है, और अगर नाटो कोलैप्स होता है तो पुतिन के लिए ये सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल विक्ट्री होगी। अब बात करते हैं जॉर्जिया की। 2008 में रशिया ऑलरेडी जॉर्जिया के कुछ रीजन्स कैप्चर कर चुका है, अबखाजिया और साउथ ओसेशिया, और ये आज भी रशिया के कंट्रोल में है। जॉर्जिया नाटो ज्वाइन करना चाहता है लेकिन अभी तक मेंबर नहीं बना, मतलब वल्नरेबल। और जॉर्जिया की इम्पोर्टेंस सिर्फ मिलिट्री नहीं, एनर्जी के एंगल से बहुत बड़ी है। यहाँ से यूरोप तक जाने वाली पाइपलाइंस, बाकू तिबिलिसी सेहान पाइपलाइन, साउथ काउकेसस पाइपलाइन, ये पाइपलाइंस यूरोप को रशियन ऑयल और गैस का अल्टरनेटिव देती है। अगर रशिया जॉर्जिया पर फुल कंट्रोल ले लेता है तो वो इन पाइपलाइंस को डिसरप्ट कर सकता है और यूरोप फिर से रशियन एनर्जी पर डिपेंडेंट हो जाएगा। यहाँ पुतिन का गेम क्लियर है, एनर्जी को वेपन बनाना, यूरोप को इकोनॉमिकली वीकेन करना, और जब इकोनॉमी वीक होगी तो यूनिटी भी वीक होगी। अब आते हैं सेंट्रल एशिया पर, खास तौर पर कजाकिस्तान। एरिया बड़ा, रिसोर्सेस ह्यूज, ऑयल, गैस, यूरेनियम, रेयर अर्थ मिनरल्स, हिस्टोरिकली रशिया का क्लोज अलाय। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो रही है। कजाकिस्तान धीरे धीरे रशिया से डिस्टेंस बना रहा है। चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, टर्की के साथ मिलिट्री टाइज, वेस्ट के साथ एनर्जी पार्टनरशिप्स, मतलब कजाकिस्तान मल्टी डायरेक्शनल डिप्लोमेसी कर रहा है। और ये पुतिन के लिए वार्निंग साइन है, क्योंकि सेंट्रल एशिया रशिया का ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस जोन रहा है। अगर कजाकिस्तान कंप्लीटली ड्रिफ्ट हो गया
तो रशिया का कंट्रोल वीकेन हो जाएगा। इसलिए रशिया यहाँ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक प्रेशर और एक्सट्रीम केस में मिलिट्री इंटरवेंशन तक यूज कर सकता है। अब एक और बैटलफील्ड जिसके बारे में कम बात होती है, आर्कटिक। क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की आइस मेल्ट हो रही है और नए शिपिंग रूट्स ओपन हो रहे हैं। ये रूट्स ग्लोबल ट्रेड का गेम चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जापान से यूरोप का रूट 13,000 माइल से रिड्यूस होकर लगभग 7,000 माइल्स हो सकता है। मतलब टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी। रशिया ऑलरेडी आर्कटिक कोस्टलाइन का मेजर हिस्सा कंट्रोल करता है और वहां उसने 50+ मिलिट्री बेसेस एस्टेब्लिश कर लिए हैं। 40 से ज्यादा आइस ब्रेकर्स, एडवांस रडार्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स। रशिया आर्कटिक को सिर्फ रिसोर्स जोन नहीं, फ्यूचर ट्रेड हाईवे के रूप में देख रहा है। अगर रशिया आर्कटिक कंट्रोल कर लेता है तो वो ग्लोबल ट्रेड का गेटकीपर बन सकता है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की, क्योंकि वॉर सिर्फ टैंक्स और मिसाइल से नहीं जीती जाती, इकोनॉमी से भी जीती जाती है। रशिया अब लिथियम पर फोकस कर रहा है। लिथियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, ग्रीन एनर्जी का बैकबोन है। रशिया का गोल है कि 2030 तक लार्ज स्केल लिथियम प्रोडक्शन स्टार्ट हो, क्योंकि ऑयल और गैस पर सैंक्शंस लग चुके हैं। तो रशिया फ्यूचर के एनर्जी मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो रशिया सिर्फ ऑयल पावर नहीं, बैटरी पावर भी बन जाएगा। और अब आते हैं अलायंसेस पर। रशिया अकेला नहीं खेल रहा है। चाइना बिगेस्ट पार्टनर, ट्रेड $200 बिलियन क्रॉस कर चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डॉलर के बिना ट्रेड मतलब यूएस डोमिनेंस को चैलेंज, ईरान मिलिट्री कोऑपरेशन। यूक्रेन वॉर में ईरान ने ड्रोन्स दिए, रशिया ने टेक्नोलॉजी और सपोर्ट दिया। ये अलायंस वेस्ट के लिए एक सीरियस चैलेंज बन रहा है। और फिर आता है ब्रिक्स, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया। ये सब कंट्रीज एक अल्टरनेट ग्लोबल सिस्टम बिल्ड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां पावर सिर्फ वेस्ट के पास ना हो। यहाँ पुतिन का विजन क्लियर है, मल्टीपोलर वर्ल्ड। लेकिन यहाँ एक और डीपर लेयर समझना जरूरी है, और ये है रशिया का लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक पेशेंस। पुतिन का अप्रोच वेस्टर्न लीडर से अलग है। वेस्ट शॉर्ट टर्म रिजल्ट देखना चाहता है, इलेक्शंस के साइकिल के हिसाब से डिसीजंस लेता है, लेकिन पुतिन लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। उनके डिसीजंस 5 से 10 साल आगे सोचकर लिए जाते हैं। यूक्रेन वॉर भी एक सडन डिसीजन नहीं था, इसके पीछे सालों की प्लानिंग थी। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, एनर्जी लेवरेज, अलायंसेज, सब सिस्टमेटिकली बिल्ड किया गया। और इसी वजह से रशिया हर फ्रंट पर एक साथ प्रेशर क्रिएट कर सकता है। एक साइड यूरोप को एनर्जी से प्रेशर, दूसरी साइड मिलिट्री टेंशन और तीसरी साइड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजी नाटो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नाटो ट्रेडिशनली एक मिलिट्री अलायंस है, लेकिन रशिया का गेम सिर्फ मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं है। इसमें इकोनॉमी, साइबर, पॉलिटिक्स सब कुछ इंक्लूडेड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, रशिया डायरेक्टली वॉर स्टार्ट नहीं करता हर जगह। वो पहले इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, एथनिक टेंशंस, इकोनॉमिक क्राइसिस। जब एक कंट्री इंटरनली वीक हो जाती है तब रशिया अपना मूव करता है। यही पैटर्न क्रीमिया में देखा गया, यही डॉनबस में, और यही मॉडल फ्यूचर में दूसरे रीजन्स में रिपीट हो सकता है। मतलब रशिया का एक्सपेंशन लाउड नहीं होता, साइलेंट होता है। और जब दुनिया को रियलाइज होता है तब तक ग्राउंड रियलिटी चेंज हो चुकी होती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं फ्यूचर वॉर्स सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि माइंड्स और सिस्टम के अंदर लड़े जाएंगे। और रशिया इस गेम में काफी एक्सपीरियंस प्लेयर बन चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पुतिन ये सब अचीव कर पाएंगे और क्या नाटो उन्हें रोक पाएगा? सच ये है, दुनिया अब एक टर्निंग पॉइंट पर है। एक तरफ रशिया का एग्रेसिव एक्सपेंशन मॉडल है, दूसरी तरफ नाटो की इंटरनल डिविजन्स। अगर नाटो यूनाइटेड रहा तो रशिया को स्टॉप किया जा सकता है, लेकिन अगर क्रैक्स बढ़ते गए तो यूक्रेन सिर्फ बिगनिंग था। और आने वाले सालों में यूरोप का मैप कंप्लीटली चेंज हो सकता है। और इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? इंडिया एक बैलेंस पोजीशन पर है। एक तरफ रशिया के साथ डिफेंस टाइज, दूसरी तरफ यूरोप और वेस्ट के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। अगर ग्लोबल पावर शिफ्ट होता है तो इंडिया को स्मार्ट डिप्लोमेसी खेलनी होगी, क्योंकि फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर बाइनरी नहीं होगा, मल्टीपोलर होगा। और जो कंट्रीज स्मार्ट बैलेंस मेंटेन करेगी वही फ्यूचर में लीड करेगी। एंड में सिर्फ एक बात, हिस्ट्री हमेशा एक ही चीज सिखाती है, पावर वैक्यूम कभी एम्प्टी नहीं रहता। अगर नाटो वीक हुआ तो उस गैप को रशिया फील करेगा, और अगर रशिया फेल हुआ तो कोई और पावर राइज करेगी। लेकिन गेम रुकेगा नहीं, और यूक्रेन वॉर शायद सिर्फ पहला चैप्टर है, किसे पता। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनेमिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।